सुमित, ईशान, निखिल, अंकित, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? अरविंद, कुशल, नैतिक, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, तो कल बच्चों हम लोगों ने कंडक्शन देखा था और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन देख रहे थे। कंडक्शन में हम लोग एक केस कर रहे थे, वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल। नहीं भाई, जेई मेंस में भी है, मैं कल भी आपको बताया था। जेई मेंस में भी है, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। थर्मोडायनेमिक्स वाले में आपको नहीं मिलेगा। आप इसको जब देखेंगे, जो नया सिलेबस है उसमें आप इसको कहाँ पाएंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड और लिक्विड में आप पाएंगे, वहाँ पे क्लियर कट लिखा है हीट ट्रांसफर, और उसमें ये भी लिखा है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीनों चीज लिखी हुई है। उन्होंने अलग से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ, ये सब लिखा नहीं है, बट इन्होंने टॉपिक लिख दिया है। ठीक है, तो उस पर चांस लेना मतलब बेईमानी होगा। हालांकि क्लियर कट नहीं लिखा है। अब ये पुराने पीडीएफ को एक बार मैच करके देखिएगा कि क्या पुराने पीडीएफ में वहां पे अलग से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ क्या अलग से मेंशन था क्या, है ना? एक बार देखिएगा तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। मैं भी देखूंगा, फिर बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि पुराने पीडीएफ में उन्होंने अलग से मेंशन किया था कि ऐसे ही किया था, तो एक बार कंपेयर करके बताऊंगा। बाकी लिखा हुआ है तो पढ़ लेना, बेटर रहेगा। पढ़ रहे हैं तो हीट ट्रांसफर में हम लोग केस कर रहे थे कि हीट ट्रांसफर थ्रू वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू, यही केस कर रहे थे, वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें मैंने आपको सिलेंडर का केस कराया था, जिसमें मैंने आपको एक सिलेंडर का केस कराया था, याद है? अब यहां पर आप स्फेयर वाला भी कर सकते हो कि मान लो हमारे पास कोई यहां पे कंडक्टिंग है, ठीक है, कोई कंडक्टिंग मेटल स्फेयर है और इसमें हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, कोई कंडक्टिंग मेटल स्फेयर है जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस अपना बी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका इनर रेडियस ए है, ये हॉलो है, इसका इनर रेडियस ए ले लिए, R1 ले सकते थे, R2 ले सकते थे, जैसा आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, और ये मेटल है जिसकी कंडक्टिविटी जो है, जिसकी कंडक्टिविटी K है, कांस्टेंट है। कंडक्टिविटी इसकी क्या है? कांस्टेंट। भाई लोग ज्ञान देते रहते हैं, थोड़ा स्लो करिए, बहुत चैप्टर हो गए। गजब इंसान हो यार, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और कह रहे हो कि स्लो करो, कि बहुत चैप्टर हो गए, मतलब आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कराना चाहते। एक से एक टैलेंटेड प्राणी है। तो अब यहां पे मान लो अगर टेम्परेचर डिफरेंस अपना T1 है, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो वो अलग बात है, तो कम से कम क्लास में तो पढ़ लो यार। अभी आप पूरा अपने से नहीं पढ़ पा रहे हो तो क्लास में तो साथ साथ सारा चैप्टर गो थ्रू कर लो, वो भी बहुत काम आएगा। फिर बाद में रिवाइज कर लेना,
जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी 1 महीना पहले, बहुत टाइम होता है। तो T1 और T2, ठीक है, और T1 मान लीजिए ग्रेटर देन T2 है, ठीक है, K कांस्टेंट है, K अपना कांस्टेंट है। तो हम अगर इसमें हीट निकालना चाहेंगे, ठीक है, अच्छा 200 250 लेक्चर हो गए। रोहित शर्मा क्या रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं। रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है ना अपने वनडे में, हाईएस्ट वनडे में हाईएस्ट स्कोर 263 था। कितना था बच्चों? वो तोड़ूंगा मैं, लग रहा है 263 था क्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा बच्चों वो रेडियल होगा। ये बात सब लोग समझते हैं। यहां से हीट जो होगी वो रेडियली निकलेगी। हीट जो भी निकलेगी वो क्या होगी, रेडियली निकलेगी। ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? यहां से जो भी हीट होगी वो रेडियली निकलेगी। ये समझ पा रहे हैं सब लोग? रेडियल हीट 264 था, हाँ तो 265 करना होगा। पता नहीं टूटेगा यार। कितना है? 250 हो गए, 15 लेक्चर। अरे टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। हाँ, श्रीलंका के खिलाफ जो है उसने भूत बन के मारा था उस दिन। तो 265 कर दूंगा मैं, कर दूंगा, ठीक है। T1 है और ये अपने पास T2 है। तो यहां से रेडियल हीट फ्लो होगा, है ना बच्चों। dq बाई dt जो होगा, ये जो dq बाई dt है स्टेडी स्टेट में, ये रेडियली फ्लो हो रहा होगा हर जगह पे। dq बाई dt रेडियली फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें करोगे क्या। इसमें आप dq बाई dt फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे आप लोग कमेंट करके बताओ। अरे ठीक है यार, कप ले गए तो ले गए, क्या दिक्कत है। चलिए, तो अब आपका जो करंट है, मतलब सॉरी हीट करंट है, वो रेडियली फ्लो हो रहा है। तो जब बच्चों रेडियली हीट फ्लो हो रहा है, अरे यार ये कौन है गुरुजी, डर लग रहा है, डर लग रहा है। वे भाई तुम ड्यू पियो और बोलो डर के आगे जीत है। कौन है ये? रुद्रा नाम है, रुद्रा, और बार बार लिख रहा है डर लग रहा है। अरे अपने नाम की तो इज्जत कर लो मेरे भाई, अपनी नाम की तो इज्जत कर लो। जो नाम पाए हो रुद्र हैं, शिव जी, महाकाल का नाम लो। कहां डर लगता है किसी को? कुछ डर लग रहा है, डर लग रहा है लिखे जा रहा है। गजब हो यार, इतना पढ़ने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, इतना बढ़िया से करने के बाद आप लोगों को बोलना चाहिए कि सर इस बार तो फोड़ देंगे। हाँ, एक बच्चा लिखता है देवांश, ये बच्चा है चीता, ये डर लग रहा है, डर लग रहा है का रोना रो रहा है। अब यहां पे अपने पास क्या होगा कि हम यहां पे क्या लेंगे, एक स्फेरिकल शेल लेंगे बच्चों, इसी तरीके से। और ये जो स्फेरिकल शेल होगा r डिस्टेंस पे थोड़ा सा dr, थोड़ा सा ठीक है। तो r डिस्टेंस पे जाएंगे। ये तो समझ रहे हो सभी लोग? ये तुम लोगों को बोलना चाहिए सर ये हो गया हमसे, एक लाइन में फट से लिख के आंसर देना चाहिए। तो डर लग रहा है, डर लग रहा है कर रहा है। किसी आर पे जाओगे यहां पे, है ना, यहां पे किसी आर पे जाओगे। अच्छा ये दिखेगा नहीं, तो यहां से किसी आर पे जाओ और ये जो आपको दिख रहा होगा ये डी आर होगा, है ना। तो डी आर में जो हीट फ्लो होगा डी क्यू, वो निकाल लो। ये अपना जो होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जितना ये पोर्शन, तो ये डी आर है ना। तो आर पे जाके एक डी आर थिकनेस का, आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक शेल कट करोगे, स्फेरिकल शेल, और उसके लिए बोलोगे कि डी क्यू बाई डी टी तो हर एक ऐसे कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल से पास हो रहा होगा, ठीक है।
तो आप क्या बोल सकते हो कि dq बाई dt है ना इक्वल टू क्या लिखे बताओ, k कंडक्टिविटी कांस्टेंट है k, a क्या होगा, a हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिख रहा है k a, और यहां होगा dt बाई डी आर, और साथ में ये माइनस साइन, कैलकुलस में बताया था माइनस साइन लगाना है, ठीक है। ये भाई हर्ष भाई सेकेंड अटेम्प्ट का, मैंने क्या बोला था, दिमाग में सेकेंड अटेम्प्ट का इतना भी ख्याल नहीं आना चाहिए, फिर बर्बादी करोगे। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में भी सोचना है, तुम सीधे सीधे सेकेंड अटेम्प्ट का टारगेट ले रहे हो। अरे फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैक्सिमम एफर्ट दो, 180 200 मिनिमम पहुंचाओ मिनिमम। तो यहां पे माइनस के इंटू, आपको समझ में आता है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 180 175 160 भी ले आते हैं तो आपके दिमाग से ये टेंशन खत्म हो गया कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा, आप सिक्योर हो चुके हो। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो सीधे आपको जो है 240 ले जाएगा कम से कम। तो यहां पे अपने पास dq बाई dt ये आएगा, है ना, अबाउट फॉर एनी स्फेरिकल शेल, ये अपना स्फेरिकल शेल है, spherical shell of radius r and thickness dr of thickness dr, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहां से इसको आपको पता है, इसको आप क्या लिख देते हो, कांस्टेंट है p जूल पर सेकेंड इक्वल टू -4 पाई आर स्क्वायर इंटू के डी टी बाई, वेरिएबल सेपरेट करिए। और बच्चों आपको जो जनरल क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप कर सकते हो, के की जो कंडक्टिविटी है अगर वो कहीं के नॉट आर हो गई, के नॉट आर स्क्वायर हो गई, तो आप देखो यहां पे के की वैल्यू पुट कर देना, है ना। अगर जो मटेरियल आपने भरा है, इन दोनों के बीच में जो मटेरियल भरा है वो कंडक्टिविटी वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू यहां रख के फंक्शन बना के इंटीग्रेट मार दोगे, तो आप जनरल क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो यहां से आप क्या करो, वेरिएबल सेपरेट करो, p डी आर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये होगा -4 पाई के पी कोई नीचे ले आओ या यहीं रहने दो, p तो निकालना होता है, ठीक है। तो -4 पाई के डी टी, अब इसको इंटीग्रेट करोगे ये हो जाएगा R1, जब ये R1 है तो इसका यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है T1, ये हो जाएगा R1, और ये हो जाएगा T2, तो ये हो जाएगा R2। अगर आपको टेम्परेचर एज ए रेडियल फंक्शन निकालना है, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर एज ए रेडियल फंक्शन निकालना है तो अपर लिमिट वेरिएबल रख दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ रहे हो तो टेम्परेचर का रेडियल डिस्टेंस के अबाउट क्या चेंज होगा, तो फिर आप वेरिएबल रख देना। मैं तो टोटल निकाल रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा v, ये सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने ये तीसरी बार कर रहे हो, आप ऐसा तीसरी बार कर रहे हो। आपने कैपेसिटर में कैपेसिटेंस में किया, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस में किया, अब यहां कर रहे हो। उसके बाद भी अब 4 पाई के T2 माइनस T1, इस माइनस को एडजस्ट करो क्योंकि T1 हाइयर है, तो माइनस को एडजस्ट कर लो, P 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 4 पाई के T1 माइनस T2। तो यहां से P आप बता सकते हो कि P का एक्सप्रेशन आएगा T1 माइनस T2 अपॉन में 1/4 पाई के, है ना, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। एक चीज देख पा रहे हैं, तो अब ये पूरा ये हीट करंट है ना, ये हीट करंट है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपसे कई बार थर्मल रेजिस्टेंस भी ये लोग पूछे या यूज कराते हैं, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा।
तो इसका फॉर्मूला भी ध्यान रहे तो बेटर होगा। थर्मल रेजिस्टेंस आर टी एच यही तो है, ये V बाई आर, तो 1/4πk R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, ये इसका थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, आपकी तरफ लैग हो रहा है, लैग को चलिए चलिए ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा। अब ये वेरिएबल भी होगा, मतलब के अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म भी होगा तो भी आप यहाँ पे के की रेडियल फंक्शन दिया जाएगा, वो यहाँ पे डाल के पुट कर सकते हो। आगे बढ़े, चलिए। तो इस तरीके से आपने वेरिएबल का देखा। अब मान लीजिए कुछ ऐसा करते हैं कि केस व्हेन one end of the rod, one end of the rod is a function of time। एक रॉड का एक एंड जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ना, केस व्हेन टेम्परेचर होगा, case when temperature वन एंड ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक रॉड के एंड को टेम्परेचर टाइम का फंक्शन बना देते हैं। मतलब मान लो ये कोई कंडक्टिंग रॉड है और इस कंडक्टिंग रॉड का जो टेम्परेचर है, एक तरफ तो फिक्स है, एक तरफ मैंने फिक्स ले लिया है, मान लो वो 100 डिग्री सेल्सियस, आपने हीटर लगा के इसको फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है, आप इसको मेंटेन कर रहे हो 100 पे फिक्स, हीटर वूटर लगा के। ठीक है, तो अब यहां से 100 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे जो टेम्परेचर है वो है मान लीजिए 20 + 2T, 20 + 2T, ये वेरिएबल है वेयर T इज द टाइम। ठीक है, तो ये टाइम का फंक्शन है। तो हमें बताना है कि T = कितना टोटल हीट फ्लो करेगा, और ऑब्वियसली एट द स्टेडी स्टेट ही है टोटल हीट फ्लो। आपसे पूछा जाए टोटल हीट फ्लो, तो टोटल हीट फ्लो आपको बताना है। ठीक है, ये आपने कांस्टेंट कर रखा है हीटर लगा के, ये फिक्स है, ये टेम्परेचर आपने इसको मेंटेन कर रहे हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस में। चलिए भाई नीरज, कोई बात नहीं, तबीयत खराब होती है, आप अपना हौसला बुलंद रखिए, फिर से पढ़ने आ गए, बहुत अच्छी बात है। अब 100 डिग्री सेल्सियस है, ये अपने पास 20 + 2T है एज ए फंक्शन। तो मुझे बताओगे कि ये कब तक हीट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली एट द स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, टोटल हीट फ्लो, टोटल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। ये नहीं भी लिखा होगा तो अंडरस्टूड होगा। जल्दी बताइए आप लोग, कितने टाइम तक हीट फ्लो करेगी। कितने टाइम तक आपका हीट फ्लो करेगी, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर जब तक दोनों साइड का सेम हो जाएगा तब तक हीट फ्लो करती रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। तो टोटल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो, ये बहुत बढ़िया बात पकड़ा है तुमने, मजा आया। तो इसको थोड़ा और क्लियर कट कर दूं मैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हीट उल्टी डायरेक्शन में भी बह सकती है। तो टोटल हीट स्टेडी स्टेट हीट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं, समय तो रुकेगा नहीं भाई, समय तो रुकेगा नहीं, ठीक बात। तो चलिए, तो पहले देखें कि जब तक ये बराबर हो जाएंगे, है ना,
तो क्या हो जाएगा 100, देखें कितने टाइम तक होगा, तो 20 + 2t, तो हमें टाइम मिलेगा t इज इक्वल टू 80/2, दैट इज 40 सेकेंड। ठीक है, तो 40 सेकेंड तक जो है हीट फ्लो करती रहेगी यूनिडायरेक्शनल, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट, यस। ठीक है, उसके बाद तो हमें वही निकालना है। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं उसके लिए, लेकिन हमें कैलकुलस फॉर्म ही यूज करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर मोमेंट पे ये टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो हर मोमेंट पे अब dQ/dt तो कांस्टेंट रहेगा, बट हर मोमेंट का, ध्यान से समझिएगा, हर मोमेंट का ये dQ/dt अलग होगा, है ना। तो dQ/dt जो भी फ्लो हो रहा होगा वो हर मोमेंट का अलग अलग होगा। हाँ, वो अलग बात है कि जिस भी मोमेंट पे dQ/dt चलेगा वो यहां तक पहुंचेगा। स्टेडी स्टेट बता चुका हूं आपको। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे क्या होगा कि एट एवरी मोमेंट dQ/dt इज डिफरेंट। तो हर मोमेंट पे आपको नए नए dQ/dt मिलेंगे, बट स्टेडी स्टेट के होने के वजह से जो भी dQ/dt यहां पर होगा वो जाकर यहां पर आएगा जरूर। तो किसी इंस्टेंट पे एट t = t हम ये लिख सकते हैं क्या, देखो dQ/dt इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, है ना। ये ले लीजिएगा, ये स्पेसिफिकेशन ले लीजिए, ये k है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ l है। ये काल जो है ना, ये KL लिखने में बड़ा डर लग रहा है, महाकाल हो गया है तो KL। तो यहां पे dQ/dt इक्वल टू k और a, KA है ना अपॉन में L, ये तो वही रहेगा, और इधर आ जाएगा अपने पास dt किसी टाइम पे लिखना चाहेंगे तो किसी टाइम पे वो क्या होगा, वो होगा 100 - 20 + 2t। है ना, किसी टाइम पे लिखेंगे तो यही आएगा बच्चों, देखो जरा। और हमें टोटल हीट चाहिए, तो क्या करोगे, dQ/dt। आप बोलोगे सर यहां आपने माइनस नहीं लिखा, ध्यान से सुनिए, ये छोटी छोटी बातें ही बहुत भयानक हो जाती हैं। आप बोलोगे सर यहां माइनस क्यों नहीं लिखा आपने, माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको हाइयर माइनस लोअर कर रखा है। देखिए मैंने इसको हाइयर माइनस लोअर कर रखा है, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लिखा। अब K/L 100 - 20 तो हो गया अपना 80 - 2t। dt को इधर भेजो, टोटल हीट आप निकालो, तो dq हो जाएगा KA/L और 80 - 2t इंटू dt, और ये इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से q, और ये होगा 0 से 40, ये होगा 0 से 40। ठीक है, तो यहां से अपने पास q मिल जाएगा KA/L 80t - 2t²/2। बोलो बच्चों, और ये होगा 0 से 40, ये भी होगा 0 से 40। सॉल्व कर लीजिए तो Q टोटल मिल जाएगा, ये पूरा था ऐसे। तो KA/L 80 × 40 माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 600 हो जाएगा। तो फाइनली Q आएगा 1600 KA/L। चेक करो भाई, 1600 KA/L, बिल्कुल यही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया भाई, कुशल, कौशल, कुशल नहीं है कौशल है। कुशल और कौशल दोनों में बहुत अंतर है, आप शायद कौशल हो। अगर आपके अंदर कौशल होगा तो आप कुशल होंगे, मानते हैं कि नहीं। आपके अंदर अगर कौशल है मतलब आपके अंदर कुछ कला है, कुछ एक्सपर्टी है, तो आप उस फील्ड में कुशल होंगे, मानते हैं।
हिंदी अलग चीज है भाई, कुशल एंड कौशल। तो 1600 के बाई एल जूल, 1600 के बाई एल जूल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वेरिएशन इसमें देखते हैं। मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि जो ये रॉड था, इसमें मैं एक एंड के कंडक्टिविटी ही वेरी कराता हूं, कंडक्टिविटी को अब वेरी करा देता हूं। तो मैं इसमें कंडक्टिविटी जो के है इसका, है ना, यही है के ए एल, और ये अपने पास मान लीजिए T1 है और ये अपने पास T2 है। के जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, के जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अल्फा टी है। के इज इक्वल टू अल्फा टी, वेर अल्फा इज ए कांस्टेंट। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं? आपने कैसा रॉड बनाया है, आपने एक ऐसा रॉड डिजाइन किया है, ठीक है, आपने एक ऐसा रॉड डिजाइन किया है जिसमें कि आपने एक ऐसा रॉड डिजाइन किया है जिसमें जो कंडक्टिविटी है वो हर पॉइंट की अलग अलग है, और वो किसका फंक्शन है? वो किसका फंक्शन है? वो आपका फंक्शन है टेम्परेचर का। सभी बच्चों को पता है कि स्टेडी स्टेट में सभी अलग अलग टेम्परेचर असाइन करेंगे, है ना। स्टेडी स्टेट में सबको अलग अलग टेम्परेचर असाइन होगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे T1 और T2 में जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उन सब का जो भी टेम्परेचर होगा वो अलग अलग होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा स्टेडी स्टेट में। लेकिन अब जो कंडक्टिविटी है, इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर अलग होगा तो यहां पे कंडक्टिविटी अलग होगी, इस पोर्शन की कंडक्टिविटी अलग होगी, यहां की अलग होगी, यहां की। तो आप ये बात समझ रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, और जब थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा तो चीजें बदलेंगी। तो आपको इसमें इंटीग्रेशन पे जाना होगा, और आप क्या करने वाले हो, आप समझ रहे हो कि आपको यहां पे x पे जाके कोई dx का एलिमेंट लेना होगा। तो x पे जाके हम यहां पे एक dx का एलिमेंट लेंगे। तो ये जो dx का एलिमेंट लेंगे, इसके लिए हम मानेंगे कि जो हमारा कंडक्टिविटी है, इसका टेम्परेचर कुछ भी और dq बाई डी टी। तो देखो dq बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी बाई dt बाई डी एक्स। बट डी एक्स जो है, एक प्रॉब्लम ये आ रही है, dx का क्या करेंगे? dx तो अपना, हाँ ठीक है, x का फंक्शन देगा, और ये अपना p जूल है, ये माइनस रहेगा, कैलकुलस फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये माइनस, ये इसको आप बोल सकते हो p जूल पर सेकेंड, स्टेडी स्टेट है ना। बोलो, यहां तक सभी को क्लियर है भाई? यहां तक सभी को क्लियर है? तो बस वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो k को लिख लो अल्फा टी, तो ये t का फंक्शन पूरा बन जाएगा, a अल्फा अपॉन में t, k की वैल्यू लिखा dt बाई डी एक्स। आप बोलोगे सर ये बताओ कि आपने कंडक्टिविटी कांस्टेंट क्यों मानी? मतलब dx के लिए आपने कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि dx के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटा है, तो टेम्परेचर जो है अपना, जो भी है इस पोर्शन का, वो t ही है ना। तो बस वेरिएबल सेपरेट कर लो p, और इधर आ जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, इधर dt बाई टी कर लो। x की वैल्यू होगी यहां पे 0 से l, और ये होगा t1 से t2। तो p l इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा ln t2 बाई t1। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी हीट इधर से जा रही है, T1 ग्रेटर देन T2, आपको दिया होगा ये ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर।
लास्ट क्वेश्चन में dx का क्या हुआ? भाई लास्ट क्वेश्चन में dx की जरूरत नहीं थी। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने कैलकुलस फॉर्म नहीं यूज किया है, पूरा l लिखा है क्योंकि l हमारा वेरी नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन में जो भी वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा था, टाइम का फंक्शन था, मैंने कैलकुलस फॉर्म नहीं यूज किया है। बाकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, लेंथ भी आपका वही है, तो मैंने इसको नॉर्मल जो यूज होता है वो किया है, अपना पूरे में कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है अपना टाइम का बना, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसलिए तो अलग अलग करा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाए। तो P यहां पर क्या आएगा, A अल्फा बाई L, और इस माइनस को एडजस्ट करोगे तो ln T1 बाई T2, ln T1 बाई T2। तो ये टोटल हीट फ्लो होगा, ठीक है, ये टोटल हीट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल हीट फ्लो होगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? ये रुडोल्फ के क्वेश्चंस हैं सब। आप चाहते हो कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, आप चाहते हो, मान लो इसमें आप चाहते हो कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, और वो बढ़िया क्वेश्चन बना सकता हूं मैं कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और उसका ग्राफ पूछ सकता हूं कि जैसे जैसे हम इधर गए तो कैसे चेंज हुआ टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि एक क्वेश्चन और इसमें ऐसा करें कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो रॉड के एक्स लेंथ के लिए टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्या निकाल सकते हैं बच्चों? यहां बस वेरिएबल पुट कर दोगे, है ना, यहां पे कुछ करोगे थोड़े, अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट वेरिएबल पुट कर दो, तो P 0 से x dx इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, और ये dt बाई टी, और ये हो जाएगा तुम्हारा T1 से कुछ T एट x। तो इसको वेरिएबल मान लीजिए, और क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, माइनस ए अल्फा ln T अपॉन T1। ठीक है बच्चों, तो इसको इधर ले आओ, तो P अपॉन माइनस P अपॉन ए अल्फा एक्स इज इक्वल टू ln T अपॉन T1। तो यहां से T आ जाएगा T1 e की पावर माइनस P अपॉन ए अल्फा एक्स, ये आएगा बच्चों। टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये आएगा, है ना। तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मतलब इस सिरे से इस सिरे पे हम जाएंगे, अगर कंडक्टिविटी हमारी ऐसी वेरी करेगी तो हम यहां पे RTH आपको निकालना पड़ेगा भाई। आप RTH अगर ढूंढ रहे हैं तो RTH आपको निकालना पड़ेगा। RTH आप क्या लिखेंगे, आप DRTH लिखेंगे, वो होगा R इक्वल टू L अपॉन के, मतलब dx अपॉन के एट x, नहीं ये तो सेम ही होगा, के जो होगा के एट x, आपको के x का फंक्शन नहीं है, के टेम्परेचर का फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, के जो वेरी कर रहा है और टेम्परेचर का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है। तो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो R इक्वल टू L अपॉन के, वो अलग बात है कि k को आपको फिर x का फंक्शन दिया जाएगा या आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि यहां पे जो ग्राफ है वो ग्राफ तो इजीली पूछा जा सकता है, ये x वर्सेस t का, है ना। तो यहां पे कहीं T1 होगा और ये वेरी करेगा x T2 तक, x इक्वल टू L पे, x इक्वल टू L पे ये T2 होगा, तो कोई T2 तक वेरी करेगा और वो T2 को अचीव करेगा कब, वो आप यहां से निकाल सकते हो, वो T2 को अचीव करेगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां कहीं T2 होगा, यहां पे कहीं T2 होगा, तो T2 को वो अचीव करेगा एक तरीके से, बोलो ये T2 को अचीव करेगा, e की पावर माइनस एक्स है ना, तो टेंडिंग होगा,
तो T2 कब आएगा वो आप टाइम निकाल भी सकते हो। यहां पे T2 पुट करो, x इक्वल टू एल पे T2 पुट करोगे, x इक्वल टू एल पे होगा। तो ये एल तक बना दोगे ग्राफ, है ना, x इक्वल टू एल तक बनेगा ये ग्राफ। तो ये T2 जो है एक तरीके से एल तक रहेगा। ये होगा, बोलो भाई। चलिए, तो ये टेम्परेचर का वेरी कराया। मान लीजिए जैसे आप पूछ रहे थे तो मैं एक क्वेश्चन ले ही लेता हूं कि कंडक्टिविटी K इक्वल टू के नॉट प्लस अल्फा एक्स, है ना, के नॉट प्लस अल्फा एक्स। कंडक्टिविटी को वेरी करा दिया लेंथ एक्स के लॉन्ग, कंडक्टिविटी को लेंथ एक्स के लॉन्ग वेरी करा दिया, के नॉट प्लस अल्फा एक्स कर दिया, वेयर के नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट। तो अब इसमें हमें सेम रॉड है, ठीक है, सेम रॉड है, सभी टाइप के वेरिएशन जो हो सकते हैं मैं करा दे रहा हूं। तो अब मान लीजिए जो कंडक्टिविटी है वो अपनी वेरी कर रही है, और ये स्पेसिफिकेशन यही है KAL, और ये अपने पास T1 है और ये अपने पास T2 है, T1 ग्रेटर देन T2 है। तो इस केस में टोटल हीट फ्लो भी आप निकाल सकते हो, इस केस में टोटल हीट फ्लो आप निकाल सकते हो, ठीक है। भाई कार्तिक पढ़ लो यार, है ना, पढ़ लो, बाद में बहुत रिग्रेट होगा, फालतू चीजों से क्या लेना देना। तो यहां पे T1 और T2 है, तो आप यहां पे क्या आ जाएगा कि dq बाई dt इज इक्वल टू k एट x, k एट x यही लिखोगे, इंटू एरिया तो सेम है KA, और dt, अच्छा dt देखो यहां पे सेम रहेगा। तो आपको ये देखना है कि फंक्शन आप किसके लिए, कहां के लिए, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको फंक्शन कब कैसा बनाना है ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो dt बाई dx, जब x चेंज हो रहा है, x में कंडक्टिविटी x का फंक्शन है, तो हर जगह पे कंडक्टिविटी चेंज होगी। तो KXA कैलकुलस फॉर्म यूज कर रहा हूं, माइनस dt बाई dx लिखूंगा। ये बात सबको समझ में आई कि मैं यहां पर करूंगा क्या, x पे जाऊंगा और dx का केवल मैं ये हीट ट्रांसफर dx थिकनेस के लिए लिखूंगा, ये dx थिकनेस के लिए मैं हीट ट्रांसफर लिखूंगा केवल इसके लिए, है ना। इसके क्रॉस जो k एट x होगा वही k एट x प्लस dx होगा। तो dx बहुत छोटा होगा, तो हम ये मान के चलेंगे कि dx के लिए हमारी कंडक्टिविटी नहीं बदल रही है, और उस dx के क्रॉस का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, dt। तो ये आ जाएगा, ये तो अपना p जूल पर सेकेंड रहेगा, कांस्टेंट स्टेडी स्टेट हीट फ्लो है, ठीक है, इक्वल टू, अब k एट x लिख दो, k नॉट प्लस अल्फा एक्स इंटू ए माइनस डी टी बाई डी एक्स। बस इसको आप वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी एक्स अपॉन के नॉट प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी टी। इसको आप इंटीग्रेट मार दो, x इक्वल टू 0 से ये T1 था, ये T2 और ये अपना L। तो P ln के नॉट प्लस अल्फा एल अपॉन में अल्फा, तो अल्फा यहां ले लेता हूं, और ये लिमिट जब रखोगे तो ये के नॉट इक्वल टू माइनस ए T2 माइनस T1, तो ये माइनस एडजस्ट कर दोगे तो फाइनली आपको P इस केस में मिल जाएगा, P बाई अल्फा ln के नॉट प्लस अल्फा एल प्लस के नॉट, और माइनस यहाँ एडजस्ट कर रहा हूं, ए
T1 माइनस T2। तो बच्चों यहां से आपको P मिल जाएगा, वो हो जाएगा T1 माइनस T2। और थोड़ा सा आप यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो या पूछा जा सकता है ना, 1/α A ऐसे लिख सकते हो क्या? ठीक है, ln K0 प्लस अल्फा L अपॉन K0। तो अब इस केस में तुम थर्मल रेजिस्टेंस बता सकते हो कि ये तुम्हारा थर्मल रेजिस्टेंस की तरह रोल प्ले करेगा, है ना, दैट इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस अलग से भी निकाल सकते थे इंटीग्रेट करके, थर्मल रेजिस्टेंस आप अलग से भी निकाल सकते थे इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो आप dr जैसे लिखते हो वो लिख सकते थे L अपॉन के, तो dx अपॉन a प्लस बी एक्स, या अल्फा प्लस क्या था ये K0 प्लस अल्फा एक्स, है ना, L अपॉन के। इसको आप इंटीग्रेट मारते 0 से r और ये 0 से L, तो ये यही चीज मिलता आपको, है ना, ये चीज यही मिलता। t इक्वल टू 0 पे Q 0 क्यों होगा? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं ना आप? भाई t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या लिखा है, किसकी बात कर रहे हैं? ये नहीं, हीट 0 कहां लिखा है मैंने भाई? हीट 0 कहां लिखा है? पी जूल तो लिखा है, हीट 0 कहां लिखा है मैंने? लेंथ की लिमिट है ये, x 0 है, ध्यान से देख लो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। p तो है हमारे पास, l है, l x 0 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसी में एक केस का, कि इस तरीके से मैंने कंडक्टिविटी वेरी करा दी किसी एंड पे टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, जिसमें कि हीट ट्रांसफर थ्रू ए सिंक की बात करें। केस ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू ए सिंक कर लेते हैं, थ्रू नहीं, अंग्रेजी गलत हो जाएगी, इनटू ए सिंक। किसी सिंक में, सिंक का मतलब समझते हो, वहां पे जाके हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैंने कहा था ना कि हीट जो स्टेडी स्टेट में, किसी रॉड से अगर हीट स्टेडी स्टेट में अगर जा रही है तो आप उसका यूजफुल अमाउंट में कुछ यूज कर सकते हो। मतलब मेरा आपसे ये कहना है, ध्यान दीजिएगा, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे कोई रॉड है और मैंने यहां पे कोई रिजर्वायर लगाया है, एक ऐसा रिजर्वायर लगाया है, मतलब वुडन ब्लॉक या कुछ जो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट अपने अंदर रख सकता है, इसकी कैपेसिटी है हीट रखने की। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है हीट रखने की। भाई को भी रंगीन बना देते हैं। ठीक है, तो एक रिजर्वायर है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंक। मतलब यहां पे हीट आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो ही भी हीट आएगी कंडक्ट होके वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको मैं सिंक बोल रहा हूं। यहां पे आके हीट, काली बॉडी, वाह बहुत बढ़िया। कन्वेक्शन नहीं है भाई, कन्वेक्शन नहीं है। ठीक है, कन्वेक्शन नहीं है। दिव्यांश भाई कह रहा है यू आर टू ऑब्सेस विद ब्लू कलर। भाई यही दो कलर यूज करना थोड़ा ठीक लगता है आंखों को, बाकी तो जो कलर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए नहीं यूज करता हूं। आप बताओ भाई दिव्यांश, आपके मनपसंद का कलर यूज कर लेते हैं, आप बता दो, फरमाइश कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास है बच्चों, के क्रॉसिंग एरिया ए, लेंथ एल है, इसका मास एम है और एस इसकी स्पेसिफिक हीट है। मास एम है और एस इसका क्या है? स्पेसिफिक हीट है। तो एस जो है
स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक, है ना, m इज मास ऑफ ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट तो याद है ना सभी बच्चों को, इतना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अरे स्पेसिफिक हीट याद है, जब छोटे थे तो मैडम आपको रटाती थी, हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अरे याद है बच्चों, क्लास 10th में मैडम रटाती थी आपको, मतलब मैडम नहीं सर भी होंगे, सर और मैडम दोनों रटाती होंगी। हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज स्पेसिफिक हीट, याद है। dq इज इक्वल टू msdt, ये याद है, इसको यूज करेंगे, dq इक्वल टू msdt। अरे यार कौन है ये, नरक बोधिया कैलाश बोल रहा है कि नहीं पढ़ा। अरे क्यों, पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली और msdt नहीं पढ़ा, मैं मान ही नहीं सकता, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई और msdt नहीं पढ़ा। तो dq इक्वल टू msdt, ठीक है। तो अब यहां आ जाओ। अब बच्चों यहां पे कहानी ये है कि अगर ऑफलाइन में होते तो क्लास में जो है ना बच्चे दौड़ा लेते तुमको। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि इनिशियल जो टेम्परेचर है, देखिएगा इनिशियल टेम्परेचर अपने पास कुछ 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है इनिशियल टेम्परेचर, कुछ 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, ठीक है। और या T1 T2 लेके जनरल करते हैं, पहले इसको अभी T1 T2 ले लेते हैं, जनरल करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये T1 है और ये T2 था। एट T इक्वल टू 0 आपने इन दोनों को T1 T2 असाइन किया, T1 ग्रेटर देन T2 था, T1 ग्रेटर देन T2 था। तो एट T इक्वल टू 0, ठीक है, T1 एंड T2 be the temperature of one end of the rod and sink। सिंक का टेम्परेचर T2 ले लिया और इसका टेम्परेचर हमने क्या ले लिया, T1 ले लिया, T इक्वल टू 0 पे। ये क्लियर है सभी को जो सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। और ये जो अपना T1 है, ये जो अपना T1 है वो क्या हो रहा है, ये चेंज होगा, बट इसको हमने कुछ हीटर लेके मेंटेन कर रखा है, मेंटेन कांस्टेंट। तो ऐसा मत सोचिए कि ये भी चेंज हो रहा है, ये अभी चेंज नहीं हो रहा है। और T1 हमेशा ग्रेटर देन T2 है इनिशियली T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहां पे अपने पास T1 ये कांस्टेंट है। अब होगा क्या, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि दो प्रोसेस में चीजें होंगी। इसको आपने मेंटेन कांस्टेंट किया है, यहां से जो भी हीट चलेगी हर अमाउंट पे वो यहां एब्जॉर्ब होगा, तो D2 बढ़ता जाएगा, D2 बढ़ता जाएगा। और हमारा एम क्या है, हमें D2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, हमें D2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, D2 कह रहा हूं T2, ठीक है। T2 जो है हमारा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं बच्चों, आपको किसी एट जनरल टाइम T इक्वल टू T पे मानना पड़ेगा कि एट T इक्वल टू T लेट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक बी T। यहां से हीट गई और ये एब्जॉर्ब करने लगा, ये यहां से हीट हर जगह पे स्टेडी स्टेट पे जाएगी और ये इसको सिंक एब्जॉर्ब करता जाएगा और अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जाएगा। तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी होगी, यहां पे कहानी कुछ ऐसी होगी, देखो कि किसी T इक्वल टू T टाइम में, किसी T इक्वल टू T टाइम में जो अपना ये ब्लॉक है और ये अपना रिजर्वायर है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ
कि किसी t इक्वल टू टी टाइम में हमने बोला कि इसका टेम्परेचर T हो गया, ये तो T1 फिक्स है। अब यहां से जो हीट गई dq अमाउंट, ये dq यहां से कंडक्ट हो गया। अच्छा ये T है तो ये भी T होगा, दोनों जुड़े हुए हैं। तो किसी टाइम t इक्वल टू टी में बच्चों ये हीट चली, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहां पे ये अपने पास T1 जो है वो कांस्टेंट है, और यहां पे ये T है जो कि टेम्परेचर T जो है, देखो ध्यान से, ये वेरिएबल है। तो आप यहां से T1 और T के बीच में जब ये टेम्परेचर असाइन हुआ होगा डिफरेंस, तो ये हीट चली होगी। तो ये हीट को चल के यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, और उसके बाद किसी नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं एट T इक्वल टू टी प्लस डी टी, ये वेरिएबल है, तो किसी t प्लस डी टी टाइम में, है ना, एट t प्लस डी टी टाइम आप क्या बोल सकते हो कि जो ये हीट यहां से चली t टाइम में, जो टेम्परेचर डिफरेंस था उससे हीट चली, और dt टाइम, इसको टाइम लगा dt टाइम, ठीक है, dt टाइम लगा इसको पहुंचने में। तो बच्चों क्या होगा आप बताओ? dt टाइम में पहुंचने में क्या होगा आप बताओ? आप ये बोल सकते हो ना कि ये तो फिक्स है, और ये जो है ये जो है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये जो है कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। dq यहां पे आ चुका है, dq यहां पे आ चुका है, और ये है t प्लस डी टी टाइम में इसका टेम्परेचर हो गया है t प्लस डी कैपिटल T। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? अगर ये समझ पा रहे हैं तो चीजें आप कर लेंगे, अदरवाइज दिक्कत है। यहां से पहले दो इक्वेशन लिखी जाएगी, इसको यहां बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। ये dq यहां पहुंच चुका है और इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये t प्लस डी टी अमाउंट से बढ़ चुका है। तो बच्चों यहां दो इक्वेशन हम लिखेंगे, एक इक्वेशन ऑफ रॉड होगा, और वो क्या होगा, किसी t टाइम में जब यहां का टेम्परेचर t था, यहां T1 था, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को देखकर dq अमाउंट चला। रजत भाई धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन मास्टर स्मार्ट दिखे या स्मार्ट ना दिखे, मास्टर का ब्लैक बोर्ड स्मार्ट दिखना चाहिए, और आपको स्मार्ट फील होना चाहिए कि आप स्मार्ट हो रहे हैं इस टॉपिक पे, है ना। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ रॉड की बात करें, तो रॉड की अगर बात करें बच्चों, तो रॉड जो है टी टाइम में जो टेम्परेचर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इक्वेशन जो लिखेंगे रॉड का, वो dt पहले लिखेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि टी टाइम के, मतलब dt, t प्लस डी टी टाइम के पहले जो टेम्परेचर असाइन हुआ होगा उसको देखकर कंडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, और वो इक्वेशन ये होगी dq बाई डी टी, dq बाई डी टी इज इक्वल टू, लिखा जाएगा KA, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है, और टेम्परेचर इसका कितना है, हाइयर है T1 माइनस T। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ रॉड, और दूसरा लिखा जाएगा इक्वेशन ऑफ ब्लॉक जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ब्लॉक क्या लिखोगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ ब्लॉक में ये जीरो से, मतलब ये यहां से यहां पे कितने टाइम इंटरवल में इसने dq अमाउंट हीट लिया, और dq अमाउंट ऑफ हीट लिया, तो इससे जो है इसका टेम्परेचर d कैपिटल T बढ़ गया। इसका मास m है और स्पेसिफिक हीट s है, तो इसी चीज को चिपकाएंगे यहां पे, क्या dq इज इक्वल टू ms dt, ये लिख सकते हैं बच्चों। और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम यहां पे पॉजिटिव ही लिखेंगे।
और अगर इसको दोनों को टाइम के साथ डिफरेंशिएट मारते हैं तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के राह पर हैं। यहां पर ms dt बाई dt कर देंगे, बन गया अपना, कहानी हो गई। बस अब मैथ्स है, ये आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो यहां से ये जो दो इक्वेशन आया है, इन्हीं दो इक्वेशन से कहानी हो जाएगी अपनी पूरी। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए और सिंक का टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा होगा ये आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ms dt बाई डी टी इज इक्वल टू के ए बाई एल T1 माइनस टी। तो यहां से dt अपॉन T1 माइनस टी इज इक्वल टू के ए बाई MSL, और इधर आ जाएगा बच्चों dt, इधर आ जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट मार दो, इसको इंटीग्रेट मार दो। कत्तई जहर, बहुत बढ़िया। जहर पी के ही तो तुम जग जीतोगे। तो यहां पे इस टी के लिए देख रहे हो, जहर का बहुत डिमांड है, जहर का बहुत डिमांड है भाई। बहुत सारे लड़के जो है जहर बेच के जो है पॉपुलर हो जा रहे हैं, बिलियनरी बन जा रहे हैं, फिर बाद में पकड़े जा रहे हैं चोरवे लोग, तो उनको लेके जा रहे हैं लोग। तो जहर लोग पैसा देके खरीद रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। अब तुम बोलोगे सर हम भी पैसा देके खरीद रहे हैं, ये डाइल्यूटेड जहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहर पियोगे तो दुनिया जीतोगे। यहां पे क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0। यहां पे t इक्वल टू 0 पे देखिए, t इक्वल टू 0 पे आप क्या बोल सकते हो, t इक्वल टू 0 पे बच्चों क्या बोल सकते हो। जब t इक्वल टू 0 था, ये देखो ना, t इक्वल टू 0 पे दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 था, सिंक का टेम्परेचर T2 था। किसी जनरल फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो t पे क्या होगा, तो t इक्वल टू 0 पे ये T2 था, और किसी t टाइम में आप ब्लॉक का टेम्परेचर t लिखना चाह रहे हैं। भाई लोग एकदम भावुक हो गया भाई। तो यहां पे अपने पास क्या हो गया, ln T1 माइनस टी, और ये हो जाएगा T2 से T। और बच्चों यहां पे एक -1 भी आएगा, अपॉन में -1, ये छूट ना जाए, नहीं तो K बाई MSL, ठीक है, और T। तो ln T1 माइनस टी अपॉन में T1 माइनस T2, ठीक है, इक्वल टू माइनस, बड़ी चीज कर रहे हैं आप। आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये जो जहर पी रहे हैं, इस जहर का जो है आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये जहर आपको जो है अमृत की तरह लगेगा अगर आप इन चीज जहरों को बचा के रखा अपने दिमाग में। तो जेई एडवांस में आप बहुत लोगों से आगे हो जाएंगे, और जेई मेंस तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लेता है, या इसी पे कई सारे छोटे क्वेश्चंस बना देगा। तो जहर किसी भी एंगल से आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा ये। अब यहां से क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी इक्वल टू बच्चों ये होगा T1 माइनस T2, है ना, e की पावर माइनस के बाई MSL T, ठीक है। तो T, हमें T चाहिए था, तो T होगा T1 माइनस T2 e की पावर माइनस के बाई MSL,
इंटू टी, ये मिलेगा बच्चों। फाइनली आपने ये जो मासूम सा दिखने वाला ब्लॉक था, इसका टेम्परेचर कितना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है वो निकाल दिया। इस तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इस तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये बात आप देख पा रहे हो, ये बात आप देख पा रहे हैं। भाई करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नहीं किया है तो बड़ा गड़बड़ किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वन शॉट ऑन शॉट से अगर आपका काम चल रहा है तो देख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा। लेक्चर्स आप मेरे देखिए, बट उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे इनमें मैंने बहुत सारे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू कराए हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। जो शुरू शुरू की थ्योरी वाले और उसके पार्ट है वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और मैं आप कुछ जादू दिखाने वाला हूं तुम लोगों को, ठीक है? जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब बोलोगे सर फिजिक्स वाला टीचर क्या जादू दिखाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, वो फिजिक्स में ही जादू दिखा सकता है और उसके अंदर कोई कुबत नहीं है। तो यहां पे जादू ये है कि इसको देखो मगर प्यार से, इस एक्सप्रेशन को बहुत प्यार से अगर देखते हो तो ये आपको कुछ बताना चाह रहा है। ये आपको कोई मिल भी जाएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। पहले जादू तो देखिए, जादू देखेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। और ये जादू अगर आप देखेंगे तो आईआईटी एडवांस में सीधे सीट मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है? तो कोई जादू अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आप इस को देखो भाई, मैं अपना ही डायलॉग मारता हूं, आज तक 11 साल से मार रहा हूं यही। तो T1 माइनस 10 अगर ये है तो इसको अगर ध्यान से देखते हो, मतलब देखो मगर प्यार से। ये मैंने पढ़ा है ट्रक के पीछे जो लिखा होता है, ट्रक के पीछे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखी होती है। तुम लोगों ने कभी गौर किया है? मजेदार लाइनें भी, कुछ तो फर्जी होती है, कुछ तो मतलब काफी लेवल की लिखी होती है। तो ट्रक पे ये लिखा होता है, बड़ा कॉमन लाइन है, देखो मगर प्यार से। तो यही वाली लाइन यहाँ पे फॉलो करो और इसको देखो। आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि ये आपको कुछ बताना चाह रहा है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको देता हूं, चमक जाएगा। ये जो एमएस है इसको मैं सी लिख सकता हूं, दैट इज हीट कैपेसिटी। ये तो आपने स्पेसिफिक हीट है, और एम इंटू एस ये हीट कैपेसिटी है उस ब्लॉक की। बहुत बच्चों को चमकने वाला है बहुत तेजी से। अच्छा, और ये जो एल अपॉन के है इसको मैं आर लिख दूं बच्चों। तो यहां पर T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 ई की पावर माइनस, यहां T हो गया और इसको मैं नीचे लेके आया L अपॉन के, और इसको मैं लिखा MS ऐसे लिख दिया और L अपॉन के ऐसे लिख दिया। अरे कुछ चमका क्या? कुछ चमका क्या? आरसी। अब शायद आरसी देखकर कुछ चमक गया होगा तुम्हें, आरसी देखकर कुछ चमक गया होगा, ठीक है? आरसी सर्किट दिखा। तो बच्चों आप क्या सोच रहे हो कि ये जो रॉड प्लस ब्लॉक सिस्टम है, इसको मैं एक आरसी का एनालॉगी सेट कर सकता हूं, इसको मैं एक आरसी सर्किट बना सकता हूं, ठीक है? इसको मैं एक आरसी सर्किट बना सकता हूं। हाँ, राशन कार्ड दिखा। अबे इतने बुरे दिन ना आए तुम्हारे कि तुम्हारे दिमाग में अभी राशन कार्ड वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आरसी सर्किट दिखा ये कि नहीं? अब ये जो आरसी सर्किट जो तुम्हारा है, इसका मतलब बच्चों कि आप ब्लॉक को कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे उसकी कैपेसिटी, इसमें चार्ज की कैपेसिटी थी, इसमें चार्ज की कैपेसिटी थी, इसमें हीट की कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है। और रॉड का जो रेजिस्टेंस है, रॉड जो है
वो रेजिस्टेंस से रिप्लेस मार सकते हो। एंड द होल सिनेरियो, अब देखिए, अब ये जो आपका है दुनिया गोल है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यहां पर ये जो आपने बताया ब्लॉक और ये रॉड, तो बच्चों ये जो ब्लॉक और रॉड है इसको आप सीधे सीधे एक आरसी सर्किट से रिप्लेस मार सकते हो, और जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसको पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हो। जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसको आप एक पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हो। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ये बनने जा रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस V और यहां पे एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C। ये अर्थिंग कर दिया, यहां भी अर्थिंग कर दिया, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप एक आरसी सर्किट से भी रिप्लेस मार सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है क्या सभी को? आगे बढ़े। ठीक है, अब इसमें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, जेई एडवांस में शायद इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, हाल फिलहाल में ही, पढ़ा तो बहुत दिनों से रहे ये, लेकिन देखिएगा इसमें आपसे मैं पूछूं कि इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, एक आइस क्यूब रख दे रहा हूं, इसके जगह पे मैं एक आइस क्यूब रख दे रहा हूं, तो बच्चों मान लो यहां पे ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्यूब है। ये 0 डिग्री सेल्सियस का आइस क्यूब है, 0 डिग्री नहीं -10 ले लेते हैं, ठीक है, -10 ले लेते हैं, पहले इसको पिघलाना भी पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम बना सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस है, एट टी इक्वल टू 0 हमने ये असाइन किया, ठीक है। ये आइस क्यूब है, इसका मास है में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF है, ये फिक्स है, ये अपना फिक्स है, इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये है, ये A है, लेंथ L है। अब इसको पूरा पिघलाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब हमें इसको बताना है, देखिएगा हमें इसमें ये बताना है कि फाइंड total time taken to melt the ice cube, है ना, to melt the ice cube 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो फाइंड टोटल टाइम टेकन, ऐसे लिख लो, जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर पिघला दिया पूरा, ठीक है। इसको पूरा पिघलाने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो अब फाइंड टोटल टाइम टेकन टू कन्वर्ट आइस क्यूब टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो अब इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में हमें क्या करना होगा बच्चों, कि हमें इसको क्या करना होगा, मेल्ट करना होगा। तो पूरे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाने में हमें क्या समय लगेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी बात आपको आती है कि कोई भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, या 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस, तो उसमें जो हीट लगती है उससे टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, उससे फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और वो होता है Q इक्वल टू M इंटू LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई थिंक ये सबको पता होगा, नहीं होगा तो कैलोरीमेट्री में पता और चल जाएगा। तो
ये यहां तक हम आ गए, फाइंड टोटल टाइम टेकन। तो अब ये दो स्टेज में काम होगा। पहले स्टेज में बच्चों इसको -10 डिग्री सेल्सियस आइस से ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्यूब बनेगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस क्यूब से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में ये मेल्ट होगा। अब इस इतने बड़े पहाड़ जो एक्सप्रेशन का यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हैं अगर आपको ये याद होगा तो, और नहीं याद है तो वैसे ही आप डिराइव कर सकते हो जैसा फंक्शन बताया। T1 की जगह 100 होगा और T2 की जगह यहाँ पे -10 है, तो हम पहले ये लिख सकते हैं कि लेट T1 बी द टाइम टेकन फॉर आइस cube, time taken to change the temperature of ice cube from -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस क्यूब, है ना। तुरंत तो वाटर नहीं बनेगा ना, पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आइस आएगा। तो अब ये जनरल टी आपको गिवन है, आप इस फॉर्मूले में यूज करके T1 निकाल सकते हो। m इंटू ये स्पेसिफिक हीट भी दिया होगा ऑब्वियसली, है ना। S जो है SL है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और S है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ये गिवन होगा आपको, ठीक है। तो आप पहले जो है यहां पर इस फॉर्मूले को, आप बोलोगे सर ये मान लो मुझे याद नहीं हुआ, ठीक है। आप पूछोगे कि सर मुझे ये याद नहीं है, ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये तो जो अभी हमने फंक्शन बनाना सीखा वो तो आपको याद होगा, और यहां पे आप क्या करोगे फिर 0 से माइनस, यहां पे T2 क्या है -10, और यहां 0 कर दोगे और ये 0 से T, तो ये फंक्शन बना के आप इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हो। आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप यहां से कर सकते हो। तो हमारे लिए T1 एक तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और ये T2 हमारा जो है -10 डिग्री सेल्सियस है, और अपना जो T है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, अपना T जो है वो 0 डिग्री। तो बच्चों यहां से आप T1 निकालने वाले हो, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 100 ऑफ, अब यहां पे माइनस ऑफ माइनस मत कर देना, वो करना पड़ेगा, हाँ 110, ठीक है। माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, और e की पावर -k ए दिया ही है, और MSL, और यहां पे ये T1 आ जाएगा, यहां पे अपना ये T1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। तो यहां से आपको क्या मिलता है, e की पावर -ka अपॉन MSL T1 इक्वल टू 1/10/11, यही मिल रहा है ना 10/11। तो T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा -ka अपॉन MSL T1 इज इक्वल टू ln 10/11, और माइनस एडजस्ट करोगे तो यहां से आपको T1 मिल जाएगा, वो मिल जाएगा MSL अपॉन k ln 11/10, 11/10, तो ये T1 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई सुमित। तो T1 हो जाएगा MSL अपॉन k ln 11/10 बच्चों, तो ये आ जाएगा। तो ये तो अभी आपकी आइस 0 डिग्री पे आ गई है। अब इसको आप पिघलाएंगे, तो जब आप इसको पिघलाएंगे मतलब कि ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस क्यूब तैयार है पिघलने के लिए। अब फर्दर क्या होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। अब फर्दर जो T2 टाइम लगेगा
आपने कुछ और इसमें से dq अमाउंट ऑफ हीट आई, तो जो dq अब आएगी उससे ये क्या बनेगा, ये वाटर बन जाएगा, है ना। तो dq 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा। तो इसमें जो टाइम लगेगा इसको मैं T2 बोल रहा हूं, इसमें जो टाइम लगेगा इसको मैं T2 बोल रहा हूं बच्चों। तो यहां हम क्या यूज करेंगे, फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला, dq है ना इज इक्वल टू m इंटू एल एफ, m इंटू एल एफ, यही तो बोलोगे, m इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एल एफ कर दूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर लो, एल एफ कर लो, एलवी भी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इतना आई थिंक सभी को पता होगा। ठीक है, बट इस dq को क्या लिखें, क्योंकि हमें dq इक्वल टू m इंटू एल एफ है, और एक हीट कंडक्शन की बात करो, हीट ट्रांसफर, ये dq कब आया होगा, जब 100 होगा और ये 0। रॉड की बात करो, रॉड में क्या हो रहा होगा, आपको दोनों चीज साथ साथ देखना है। रॉड में क्या हो रहा होगा, रॉड में अपने पास ये हो रहा होगा कि ये हीट कैसे आई होगी, जस्ट dt टाइम पहले देखो कि ये अपने पास तो फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस और ये 0 डिग्री रहा होगा। तो यहां से हीट जो चली होगी dq, है ना, वो यहां पर पहुंची होगी कुछ dt टाइम में, वो यहां पे हीट पहुंची होगी कुछ dt टाइम में। ये बात समझ पा रहे हैं, या t1 टाइम या t2 टाइम में, जो भी आप बोलिए। तो dq बाई dt, यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको देखकर हीट dq बाई dt इज इक्वल टू 100 माइनस 0 अपॉन l अपॉन k, ये लिख पाओगे। अच्छा एक काम करते हैं, ये बहुत गिचपिच हो रहा है, अलग स्लाइड ले लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। तो अब हम मेल्टिंग का केस देख रहे हैं। T1 तो हम लोगों ने निकाल लिया था, ठीक है। तो अब देखो, ये हम लिख सकते हैं यहां पे कि dq बाई dt, अगर आप रॉड का केस लो, रॉड का, तो ये 100 है और ये 0। भाई जब ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस रहा होगा, तब उस टाइम पे कुछ हीट चली होगी, उस टाइम पे कुछ हीट चली होगी और वो यहां पर आकर इसको मेल्ट की होगी। तो ये रॉड का हो गया। और dq को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल एफ। dq को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू एल एफ। बताओ, तो dq को हमने लिख दिया m इंटू एल एफ, और ये हो जाएगा तुम्हारा dt, ये हो जाएगा अपना dt। तो यहां से T2 निकाल लो। dm क्यों होगा, dm क्यों होगा भाई, पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है, आप dm डिफरेंशियल लिखना चाहते हैं तो ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, तो आप dm लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा LF dm बाई dt इक्वल टू KA बाई L 100। ठीक है, और इधर आ जाएगा dt, आप सही कह रहे हैं, dq के वजह से dm की मेल्टिंग हुई, तो LF dm इज इक्वल टू k 100 Ka बाई L, 100 Ka बाई L, और यहां आप dt लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 से T2 और ये हो जाएगा पूरा 0 से m, ऐसे लिख सकते हैं। तो m इंटू एल एफ इक्वल टू 100 K बाई L T2। तो अब T2 मेल्टिंग का टाइम आ गया, वो आ गया m एल एफ इंटू कैपिटल L अपॉन में 100 K, ये मेल्टिंग का टाइम आ गया, m एल एफ कैपिटल। ठीक है, तो m एल एफ अपॉन कैपिटल L 100 K, ये मेल्टिंग का टाइम आ गया, है ना, ये मेल्टिंग का टाइम आ गया। और हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तक का टाइम ये था, MSL अपॉन K ln दिस। तो टोटल टाइम अपना हो जाएगा T1 प्लस T2।
तो टोटल टाइम टी नेट जो होगा वो होगा T1 प्लस T2। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल बनेगा, है ना, एक बहुत बढ़िया सवाल ये बन सकता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है? भाई सवाल आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मुझे इसको पिघलाना है, तो यहां से हीट जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, तो पिघलेगा ये। अच्छा, तो -10 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा बच्चों, तभी तो पिघलेगा। 0 से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगा। फंडामेंटल कैलोरीमेट्री है, जो एक बार मैं ब्रीफ भी करूंगा अलग से। ठीक है, तो ये अपनी कहानी है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इस पे थोड़ा माथा मारिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं। आपके पास समय नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, मैं ही करूंगा। कि दो रिजर्वायर हैं, और इन दोनों रिजर्वायर को मैंने जोड़ दिया है किसी कंडक्टिंग रॉड से। मैंने एक कंडक्टिंग रॉड से इसको जोड़ दिया है। भाई बोल रहा था ऑरेंज का डिमांड कर रहा था, मैंने उसको बोला ऑरेंज देते हैं। तो यहां पे अपने पास ये T1 है रिजर्वायर, ठीक है, और इसका मास है m1, इसकी स्पेसिफिक हीट है S1, ये है T2, ये है m2, ये है S2, और ये अपना रॉड है, कंडक्टिंग रॉड KAL, यही काल है। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है कि ये एट T इक्वल टू 0 पे है, एट T इक्वल टू 0 हमें क्या करना है? फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वेसल, लिख देता हूं, रिजर्वायर लिखूंगा तो पता नहीं लोग परेशान हो जाएंगे। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वेसल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या समझे? तुम्हें इनके टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं निकालना है, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। ठीक है, इसको आप हायर ले सकते हैं। ठीक है, तो हीट यहां से जाएगी, इसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा और हर इंस्टेंट पे ये एब्जॉर्ब करेगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा और ये अपना सिंक की तरह काम करेगा। अभी एक पार्ट बताया है, उससे अगर ट्राई मारोगे तो कर सकते हो। हिंट दे रहा हूं कि आप जो बनाना उसमें टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाना। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें टेम्परेचर डिफरेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बनाना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और दौर जारी रहेगा। आप अपना दौर भी जारी रखिए तैयारी का, और इसमें जो है तेजी लाइए। अब तो आप लोगों को समय मिल रहा होगा, बाकी सब्जेक्ट के तो क्लासेस कुछ कम हुए होंगे। ये बात सही कह रहा हूं, पेन पॉकेट में नहीं डाला क्योंकि आज पॉकेट बंद है। आज जो शर्ट पहना उसमें पॉकेट बंद है, तो पेन जो है नीचे वाले पॉकेट में ले लिया है। ठीक है, पेन जो है आज ये पॉकेट बंद है भाई। ठीक है, तो मेरी आदत थी, पता लगा ये छोड़ने वाला था मैं इस तरीके से, बट वो छोड़ नहीं पाया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चों कल। ठीक है, कल मिलते हैं, लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, डुबकी मार रहे हैं तो कुछ तो निकाल के लाएंगे। चलिए।